दोस्तों, जिम कॉर्बेट के बारे में कौन नहीं जानता है। देश में अगर कोई वन्य जीव प्रेमी है तो उसे जिम कॉर्बेट के बारे में जरूर मालूम होगा। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे आदमखोर टाइगर्स का शिकार किया है जिसे मार पाना आम इंसान के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इतने महान शिकारी का भी सामना एक दिन एक ऐसे टाइगर से होता है जिसे देवी का आशीर्वाद प्राप्त था, और कहते हैं इस टाइगर को मार पाना नामुमकिन था, और शायद इसीलिए इस बाघ को देवी धुरा का देवी बाघ भी कहा जाता था। दोस्तों, कहानी के इस सफर को शुरू करने से पहले मैं आप सबको देवी धुरा के बारे में बताना चाहता हूँ। दरअसल दोस्तों, देवी धुरा उत्तराखंड राज्य में मौजूद है और यहाँ बाराही देवी का मंदिर है जिसे देवी धुरा के नाम से भी जाना जाता है। हर साल इस मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट जब एक दिन अपने नैनीताल आवास पर ठहरे हुए थे तभी एक व्यक्ति द्वारा उनको सूचना दी गई कि देवी धुरा में एक आदमी को लेपर्ड ने मार डाला है। इसीलिए जिम कॉर्बेट भी जल्दी ही देवी धुरा की ओर निकल पड़े। दोस्तों, देवी धुरा तक पहुंचने के लिए जो पश्चिम का रास्ता है वो खड़ी चढ़ाई वाला है। अप्रैल की गर्म दोपहर और खड़ी चढ़ाई पर जिम कॉर्बेट हाँफते हुए देवी धुरा में जाकर रेस्ट हाउस पहुंचे और बरामदे में बैठकर चाय की चुस्कियां लेने लगे और वही सुस्ताने लगे। सामने की तरफ पहाड़ियों का नजारा बहुत ही शानदार था। तभी देवी धुरा का पुजारी उनसे मिलने आया। ये पुजारी 2 साल पहले भी जिम कॉर्बेट से मिला था जब वे चंपावत के आदमखोर बाघ का शिकार करने के अभियान में लगे हुए थे, और उस वक्त से ही ये पुजारी जिम कॉर्बेट का अच्छा मित्र बन गया था। शाम तक दोनों के बीच सिगरेट और बातचीत का दौर चलता रहा। पुजारी ने जिम कॉर्बेट को बताया कि उनको आदमी के मारे जाने की जो सूचना दी गई है वह दरअसल गलत सूचना दी गई है। पिछली रात किसी भी आदमी को नहीं मारा गया है। हाँ, वो अलग बात है कि पिछली रात एक चरवाहा अल्मोड़ा से देवी धुरा के पश्चिम में स्थित एक गांव जा रहा था, लेकिन काफी रात हो जाने के कारण वह पिछली रात पुजारी के साथ ठहरने का इरादा बनाया। रात को भोजन करने के बाद उस आदमी ने पुजारी के सलाह के अपोजिट मंदिर के चबूतरे में सोने का मन बनाया। आधी रात के करीब जब चट्टान की परछाई मंदिर पर पड़ रही थी तभी अंधेरे का फायदा उठाकर आदमखोर तेंदुआ रेंगते हुए वहां पहुंच गया और आदमी की टांग पकड़कर बाहर घसीटने लगा। पास ही में आग जल रही थी। उस आदमी ने एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाया और आदमखोर को पीट पीट कर भगा दिया। शोर सुनकर पुजारी और अन्य आदमी भी वहां इकट्ठा हो गए। घाव मामूली था जिनका उपचार मंदिर के पास स्थित एक दुकान के बनिए ने किया, और अगली सुबह वह चरवाहा वापस अपने गांव चला गया। यह बताते बताते अब शाम हो गई थी। शाम होने पर पुजारी ने जिम कॉर्बेट से विदा लेना चाहा। तभी जिम कॉर्बेट ने उस पुजारी से पूछा कि उनके आदमियों ने बहुत दिनों से कुछ मांस नहीं खाया है। क्या आसपास के जंगलों में कोई ऐसा जानवर मिल जाएगा जिसका मांस स्वादिष्ट हो, जैसे कि कोई सांबर डियर या वॉर्थॉग या वाइल्ड बोर, ऐसा कोई भी जानवर? पुजारी ने हाँ में उत्तर दिया। साथ ही जिम कॉर्बेट को बताया कि यहाँ पर देवी बाघ यानी कि टेम्पल टाइगर भी है। जिम कॉर्बेट ने पुजारी से कहा कि इनका इरादा इस बाघ को मारने का कतई ही नहीं है। ये सुनते ही पुजारी जोर जोर से हंसने लगा। वह बोला कि उसे कोई आपत्ति नहीं है अगर आपके द्वारा इस बाघ को मारे जाने का प्रयत्न किया भी जाए, लेकिन यह बाघ ना आपके द्वारा ही मारा जा सकता है ना ही किसी और के द्वारा। दरअसल इस बाघ को मां बाराही देवी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो इस तरह जिम कॉर्बेट ने पहली बार उस टेम्पल टाइगर के बारे में सुना। अगली सुबह जिम कॉर्बेट आदमखोर लेपर्ड को खोजने के लिए निकल पड़े। दोपहर का भोजन करने के लिए जब वे वापस अपने रेस्ट हाउस में लौटे तो वहां एक शख्स था जो जिम कॉर्बेट को एक ऐसे सांबर डियर के बारे में बताना चाहता था जो एवरेज सांबर डियर से काफी बड़ा था, और उसका शिकार करने पर पूरे गांव वालों को मांस प्राप्त हो सकता था। उन्होंने उस आदमी को भोजन करने के बाद साथ चलने के लिए कहा। कुछ महीने पहले जब जिम कॉर्बेट कलकत्ता गए थे तब उन्होंने अपने एक दोस्त से एक नई राइफल खरीदी थी। साथ ही उन्होंने ये शर्त भी रखी थी कि अगर वो राइफल उन्हें पसंद नहीं आई
तो वो उसे उस दुकानदार को वापस कर देंगे। दुकानदार भी इस बात के लिए राजी था। इस नई राइफल को लेकर वो आज सांभर का शिकार के लिए निकले थे। वे बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी उनका ध्यान आसमान में उड़ते हुए गिद्धों ने अपनी ओर खींचा। जिम कॉर्बेट के साथ वाले व्यक्ति ने सुझाव दिया कि संभवतः गिद्ध किसी पालतू पशु को देख रहे होंगे जो कि गांव में मर गया होगा। गांव पहुंचने पर उन्होंने देखा कि झोपड़ी में से एक आदमी बाहर निकला और जिम कॉर्बेट को बताया कि उसके गाय को पिछली रात बाघ ने मार डाला है। अगर उसे पता होता कि जिम कॉर्बेट देवीधुरा आए हुए हैं तो शायद वो जिम कॉर्बेट को कल ही इस घटनाक्रम के बारे में बता देते। उसने बताया कि पिछली रात उसने अपने 15 मवेशियों को अपने खेत में बांधा था ताकि वहां पर उनके मलमूत्र से खाद बन सके। रात में बाघ आया और एक गाय को मार डाला जिसके कंकाल को अब गिद्ध खा रहे थे। जिम कॉर्बेट ने उस आदमी से कहा, क्या तुम्हें पता था कि इस क्षेत्र में एक बाघ है? अगर पता था तो तुमने मवेशियों को खुले खेत में क्यों बांधा? उसने जिम कॉर्बेट को जवाब देते हुए कहा, साहब ये तो सभी जानते हैं कि देवीधुरा में एक टेम्पल टाइगर रहता आया है, लेकिन आज से पहले उसने कभी भी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया था। जैसे जिम कॉर्बेट झोपड़ी से दूर हटकर जाने लगे तो वह आदमी जिम कॉर्बेट से प्रार्थना करने लगा कि सांभर को छोड़कर पहले इस बाघ को मारने का प्रयास किया जाए। उसके पास बहुत छोटा सा खेत है और उन मवेशियों से ही उसकी रोजी रोटी चलती है। ऐसे में अगर बाघ ने और मवेशी को नुकसान पहुंचाया तो उसके लिए अपने परिवार का पेट पालना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। जिम कॉर्बेट के साथ वाला व्यक्ति भी अब सांभर से ज्यादा उस बाघ के शिकार के लिए एक्साइटेड हो रहा था। उन दोनों लोगों को वहीं बिठाकर जिम कॉर्बेट अकेले ही उस दिशा में बढ़ गए जिधर बाघ गया था। कुछ दूर तक खोजबीन करने के बाद एक नाले के किनारे गीली मिट्टी में एक बड़े नर बाघ के पग मार्क्स मिले। शायद वह बाघ पिछली रात भोजन करने के बाद नाले के दूसरी तरफ जंगल में चला गया था। शायद वह बाघ उसी रास्ते से वापस लौटे। यही सोचकर जिम कॉर्बेट ने पास ही एक पेड़ पर बैठने का इरादा बना लिया। अभी शाम ढलने में समय था। यही सोचकर जिम कॉर्बेट वापस अपनी पुरानी राइफल लेने के लिए लौट पड़े। रास्ते में उन्हें वही दोनों आदमी झोपड़ी के बाहर बैठे मिले। उसमें से पहले आदमी ने जिम कॉर्बेट से कहा कि वह वापस रेस्ट हाउस में जाने का कष्ट ना करे, वह खुद जाकर उनकी भारी राइफल ले आएगा। उस आदमी के जाने के बाद जिम कॉर्बेट उस मरी हुई गाय के मालिक के साथ बातचीत करने लगे। वह आदमी जंगली जानवरों के साथ हुई अपनी छोटी मोटी लड़ाइयों को काफी उत्तेजित होकर बता रहा था। जिम कॉर्बेट के पूछने पर कि इतने कष्टों के बाद भी उसने ये जगह छोड़ी क्यों नहीं, तो वह शख्स बड़े ही मासूमियत से बोला, साहब ये मेरी जीवन भूमि नहीं है, इसको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। शाम ढलने ही वाला था कि जिम कॉर्बेट को 2 आदमी लालटेन लेकर वापस आते हुए दिखाई दिए, लेकिन किसी के भी हाथ में राइफल नहीं था। उन्हीं में उनका एक पुराना साथी बाला सी भी था। फिलहाल हुआ यह था कि जिम कॉर्बेट अपने बक्से की चाबी देना भूल गए थे जिसके अंदर कारतूस रखे हुए थे। खाली राइफल अब किसी काम की नहीं थी। ऐसे में अब एक ही उपाय बचा था कि जिम कॉर्बेट द्वारा लाए गए नई राइफल का उपयोग करना। अब बाघ को नई राइफल से ही मारना पड़ेगा और इसका इससे बेहतर उद्घाटन हो ही नहीं सकता था। पेड़ पर बैठने से पहले जिम कॉर्बेट ने झोपड़ी के मालिक से कहा कि वह अपने दोनों बच्चों को चुपचाप रखे और उसकी पत्नी को आज रात का डिनर बनाने का प्लान कैंसिल करना होगा जब तक कि वे बाघ को मार नहीं देते। उन्होंने बालासी को समझाया कि वो झोपड़ी में रह रहे लोगों को चुप रखे। कुछ देर बाद घाटी में छुपे तारों का आगमन हुआ। अंधेरे ने अपना चादर फैलाना शुरू कर दिया था। झोपड़ी में सब इस तरह शांत थे जैसे मानो मुर्दा हो। अपनी आंखों पर जोर देकर जिम कॉर्बेट नीचे की जमीन को देख रहे थे, लेकिन बाघ उस रास्ते न आकर दूसरे रास्ते से शिकार तक पहुंच गया। अपने किए गए शिकार तक पहुंचने के बाद बाघ ने गिद्धों को भगाने के लिए एक जोरदार दहाड़ लगाई। कुछ ही मिनट गुजरे होंगे कि चांद पहाड़ियों के नीचे से उभरकर सामने आया और अंधेरा छट गया, लेकिन बाघ कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अब जिम कॉर्बेट ने हल्की सीटी बजाकर बालासी को इशारा किया कि लालटेन जला दे। लालटेन जलाकर बरामदे में टांग दी गई। ये सभी गतिविधि
बाघ का ध्यान बटाने के लिए की गई थी। अब जिम कॉर्बेट क्या देखते हैं कि उनके पेड़ के ठीक नीचे बाघ पेड़ की छाया से निकलकर सीधे झोपड़ी की तरफ बढ़ रहा था और बालासिर को देख रहा था। जिम कॉर्बेट के राइफल और बाघ के सिर के बीच की दूरी लगभग 5 फुट थी। राइफल का निशाना बाघ के दिल की तरफ था और जैसे ही गोली चलाई जाएगी बाघ तुरंत मारा जाएगा। यह सोचते हुए जिम कॉर्बेट ने घोड़ा दबा दिया, लेकिन यह क्या, गोली चली ही नहीं। उनको अच्छी तरह से याद था उन्होंने राइफल में 5 कारतूस भरे थे, फिर गोली चली क्यों नहीं। उन्होंने लीवर को वापस खींचा जिससे गन की आवाज हुई और यह सुनते ही बाघ छलांग लगाकर नजरों से ओझल हो गया। राइफल के लीवर को वापस खींचा ताकि मैगजीन को खाली कर सके। बोल्ट के चैम्बर में एक कारतूस भरा हुआ था, सेफ्टी कैच भी ऑफ था। फिर घोड़ा दबाने पर गोली चली क्यों नहीं, यह अभी तक जिम कॉर्बेट को समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उन्हें इसका कारण समझ आया। जब कलकत्ता में वो दुकानदार जिम कॉर्बेट को राइफल दिखा रहा था तब उसने विशेष रूप से एक बात पर ध्यान देने के लिए कहा था, राइफल के ट्रिगर को 2 बार दबाना जरूरी था। इससे पहले जिम कॉर्बेट ने कभी भी इस तरह के गन का इस्तेमाल नहीं किया था। जब जिम कॉर्बेट ने अपने दोस्त को अपनी असफलता का कारण बताया तो वह उल्टा खुद को ही दोष देने लगा। वो बोला, काश अगर वो उसकी भरी हुई राइफल और सूटकेस उठा लिया होता तो आज बाघ मार दिया जाता। अगली सुबह जिम कॉर्बेट उस आदमखोर तेंदुए की खोज में निकल पड़े, लेकिन कोई सफलता उन्हें हाथ नहीं लगा। जब वे वापस अपने रेस्ट हाउस पहुंचे तो उनको सूचना दी गई कि अभी अभी बाघ ने एक गाय को और मार दिया है। इस गाय ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन अब वो बच्चा भी मर जाएगा क्योंकि उस आदमी की और कोई भी गाय दुधारू नहीं थी। यह कहते हुए गाय का मालिक रोने लगा। पहाड़ी क्षेत्र में किसी दुधारू गाय को खोना अपनी आमदनी को खत्म करने जैसा है। एक गरीब आदमी के लिए एक गंभीर सदमे से कम नहीं था। दोपहर 1 बजे जिम कॉर्बेट उस आदमी को अपने साथ लेकर चल पड़े। उनके साथ 2 और आदमी थे जिनको मचान बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। घाट के किनारे का चक्कर लगाकर वो लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां पर बाघ ने उस गाय को मार डाला था और उस जगह पर मवेशियों में भगदड़ मच गई थी। भागते हुए जानवरों के पैरों के निशान मिट्टी में साफ तौर पर नजर आ रहे थे। करीब से देखने पर यह पता चला कि गाय सुबह लगभग 10 बजे मारी गई थी और बाघ की पहली चिंता यही रही होगी वो इसे किसी सुरक्षित स्थान ले जाए ताकि वहां उसे वह आराम से बैठकर खा सके। इसलिए वह उसे घसीट के ऊपर ले गया था। वो लोग सावधानी से उस जगह तक पहुंच गए जहां पर बाघ ने गाय को लाकर छोड़ दिया था। गाय के किसी भी हिस्से को अभी तक खाया नहीं गया था और हो सकता है कि बाघ उसे आराम से खाने का प्लान बना रहा था, इसलिए वह उसे घाटी के ऊपर ले गया था। ऐसे में बाघ का शिकार पर वापस लौटना निश्चिंत था। यही सोचते हुए जिम कॉर्बेट ने 30 गज नीचे घाटी की तरफ एक पेड़ पर जमीन से 6 फुट ऊंचाई पर एक मोटी शाखा पर बैठने का बंदोबस्त कर लिया। लेकिन उन तीनों आदमियों ने जिम कॉर्बेट के इस विचार का विरोध किया। जमीन से इतने कम ऊंचाई पर बैठने की योजना खतरनाक साबित हो सकती थी, लेकिन आसपास ऐसा कोई पेड़ भी नहीं था जिस पर बैठा जा सके। जिम कॉर्बेट ने उन आदमियों को उसी झोपड़ी में रुकने का निर्देश दिया जहां वे पिछली रात रुके हुए थे। हालांकि वो झोपड़ी इस जगह से आधा मील दूर था। जिम कॉर्बेट ने शाम के 4 बजे पेड़ पर अपना आसन ग्रहण कर लिया। बाघ के पंजे स्पष्ट थे कि वो नीचे घाटी की तरफ गया है और उम्मीद है वह इसी रास्ते से वापस लौटेगा। यही सोचकर जिम कॉर्बेट ने अपना पूरा ध्यान उसी रास्ते पर केंद्रित कर दिया था। इसमें कोई 2 राय नहीं थी कि इतने पास से बाघ को मारना आसान होगा, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर उन्होंने राइफल के दोनों घोड़े चढ़ा रखे थे ताकि अगर दूसरी गोली की आवश्यकता पड़े तो भी समय की कमी नहीं हो और आगे कोई दिक्कत नहीं हो। बाघ के आने की तैयारी पूरी तरह से की जा चुकी थी, लेकिन ये क्या, बाघ की दहाड़ने की आवाज तो शिकार के पास से आ रही थी। बाघ ने रास्ता बदलकर दूर घूमते हुए अपने शिकार तक पहुंच गया था और सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। ऐसे में जिम कॉर्बेट का प्लान फेल हो गया था, लेकिन अभी भी पर्याप्त समय था। बाघ दिन के उजाले में भोजन
बड़ी जल्दी करते हैं। भोजन करने के बाद वो बाघ जरूर खाली मैदान में लौटेगा। 15 मिनट तक बाघ उस शिकार को खाने में व्यस्त रहा और मांस को चीरने और हड्डियों को चटकाने की आवाज कानों में गूंजती रही। लेकिन तभी जिम कॉर्बेट की नजर एक भालू पर पड़ी जो सीधे बाघ की तरफ मस्ती से चला आ रहा था, जैसे उसे कोई डर ही ना हो। बाघ को देखते ही वह जमीन पर सपाट लेट गया। जल्दी वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और वह बाघ के नजदीक आना शुरू कर दिया। पास आते ही वह जोर से चीखा, लेकिन बाघ पर उसकी चीख का कोई खास असर नहीं हुआ। भालू के टॉर्चर से बाघ को गुस्सा आ गया और वह दहाड़ते हुए भालू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा और दोनों के बीच लगभग 3 मिनट तक लड़ाई चली। जब बाघ को लगा कि उसने उस भालू को पर्याप्त मजा चखा दिया है तो वह लड़ाई के मैदान को छोड़कर खुले मैदान में छलांग मारता हुआ बाहर आ गया, जिसके पीछे पीछे वह भालू भी दौड़ता हुआ चला जा रहा था। जिम कॉर्बेट ने दौड़ते बाघ के दाहिने कंधे पर निशाना लगाकर गोली दाग दी। गोली चलने की आवाज का उत्तर भी शेर ने दहाड़ कर दिया और पास ही घने जंगल में गायब हो गया। जिम कॉर्बेट ने सोचा कि गोली बाघ के दिल में लगी है और वो मर गया होगा। वह भालू बाघ के पीछे जो दौड़ रहा था उसने अपना निशाना जिम कॉर्बेट पर साध कर उन पर छलांग लगा दी, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही जिम कॉर्बेट ने दूसरी गोली उसके माथे के बीचों बीच धांस दी। इतना साहसी भालू पेट के बल धड़ाम से जा गिरा। जिम कॉर्बेट ने देखा जहां पहले अफरा तफरी का माहौल था वहां अचानक सन्नाटा पसर चुका था। उन्हें लगा जैसे मानो उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया हो और बाघ मारा गया हो, साथ ही भालू भी मारा गया। इसलिए वह अपने जेब से सिगरेट निकालकर पीने लगे। जैसे ही उन्होंने अपने माचिस से सिगरेट सुलगाने की कोशिश की तभी उनका ध्यान उनके दाहिने तरफ की हलचल ने खींचा। वो देखते हैं कि बाघ बहुत धीमी चाल से खुले मैदान में चला आ रहा है और मरे हुए भालू को देख रहा है। जिम कॉर्बेट ने अपने भारी राइफल में 2 कारतूस भरे थे और एक गोली उन्होंने भालू पर चलाई थी और एक बाघ पर। ऐसे में उनकी राइफल अब खाली हो गई थी। ऐसे हालात में जिम कॉर्बेट को हलचल करनी पड़ेगी और ऐसा करते ही बाघ छलांग मारता हुआ दूर चला गया। फिर भी वे हताश नहीं हुए और उस पर फायर कर दी, लेकिन बाघ जो था अब वो गन रेंज से बाहर चला गया था। पेड़ से उतरकर जिम कॉर्बेट झोपड़ी तक पहुंचे और अपने आदमियों के साथ रेस्ट हाउस तक पहुंच गए। वह देवी बाघ 2 दिन में 2 बार उनको दिखा, लेकिन दोनों ही बार वह उसे मारने में नाकाम रहे, जबकि दोनों ही मौके पर बाघ बड़ी आसानी से मारा जा सकता था। झोपड़ी में बैठे बालासी और अन्य आदमियों ने अनुमान लगाया कि बाघ ने जिम कॉर्बेट को पेड़ से गिरा दिया है। भालू के चीखने की आवाज को उन्होंने जिम कॉर्बेट की आवाज समझ लिया था। अभी वे लोग आगे क्या करना है सोच ही रहे थे कि तभी जिम कॉर्बेट उनके सामने प्रकट हो गए। 2 दिन में 2 मौकों पर बाघ को नहीं मारा जा सका। अब अगली सुबह भालू के मारे जाने की खबर सुनकर एक फोर्स गार्ड सुबह तड़के वहां आ पहुंचा। दरअसल उस व्यक्ति का पिता गठिया के दर्द से परेशान था। पहाड़ के लोग भालू की चर्बी का प्रयोग गठिया की दवाई बनाने में करते थे। रास्ते में जिम कॉर्बेट के पास आते समय उस फोर्स गार्ड को एक आदमी मिला, जिसने उस फोर्स गार्ड को बताया कि उसके गाय को बाघ ने मार डाला है। अब फोर्स गार्ड जिम कॉर्बेट को उस जगह पर ले जाने के लिए आगे आगे चलने लगे। नाव के आकार की यह घाटी लगभग 5 एकड़ तक फैली हुई थी, जो मानो एक सुंदर बगीचे की तरह नजर आ रही थी। जिम कॉर्बेट घाटी के सिरे पर कुछ देर तक खड़े रहे और उनकी नजरों के सामने जो भी चीज आ रही थी उसको बारीकी से देखकर स्कैन करने लगे, लेकिन वहां भी कोई सुराग नहीं था। फिर वह नीचे घास के ढलान की तरफ आगे बढ़ने लगे। जब जिम कॉर्बेट आगे आ रहे थे और फोर्स गार्ड पीछे था, तब वो घाटी में सपाट मैदान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा एक बड़े क्षेत्र से सूखी पत्तियां और सूखी टहनियां खुरद कर एक स्थान पर इकट्ठा की गई थी, जबकि गाय का कोई भी हिस्सा उस पत्तियों के ढेर के नीचे नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर भी जिम कॉर्बेट आश्वस्त थे कि इस ढेर के नीचे गाय की लाश को बाघ ने छिपाया है। इस पत्तियों के ढेर का मतलब अभी तक वह फोर्स गार्ड नहीं समझा था। जब एक बाघ अपना शिकार छिपाता है इसका मतलब यही होता है कि वह इस जगह के आसपास नहीं है। पत्तियां और टहनियों से 45 डिग्री के कोण पर पहाड़ी पर एक घना झाड़ियों का झुरमुट था। जब जिम कॉर्बेट इस झुरमुट को देख रहे थे तभी उन्होंने बाघ को देखा, जो एक मैदान के छोटे से टुकड़े पर लेटा हुआ था
और उसके पैर जिम कॉर्बेट की ओर थे। थोड़ी देर बाद बाघ पलटा और अपनी पीठ जिम कॉर्बेट की तरफ कर दी। बाघ की पीठ पर गोली चला देने से वो सिर्फ घायल ही होता। ऐसे में अभी दिन का काफी समय बचा था। थोड़ी देर बाद बाघ जरूर नीचे आएगा और जिम कॉर्बेट को मौका मिलेगा। ऐसे हालात में जिम कॉर्बेट ने बैठकर इंतजार करने का निर्णय लिया। तभी उनका ध्यान उनके बाईं तरफ की हलचल ने खींचा। वो देखते हैं कि एक मादा भालू और उसके 2 छोटे बच्चे छिपाए गए शिकार की तरफ बढ़ रहे थे। भालू में सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है और शायद खून की गंध को सूंघकर वे इस तरफ खींचे चले आ रहे थे। खैर, भालू के आ जाने से शायद कल की तरह आज भयंकर लड़ाई देखने को मिले और बाघ पर गोली चलाने का अवसर भी प्राप्त हो। पास ही में फोर्स गार्ड अभी तक चुपचाप खड़ा था और अपने पैरों के नीचे जमीन को देख रहा था और अभी तक उसने बाघ को देखा भी नहीं था। जब उसकी नजर भालू पर पड़ी तो वह जोर की आवाज में चिल्लाने लगा, देखो साहब भालू। आवाज सुनते ही बाघ एक ही पल में उठा और दूर भागने लगा, परंतु उसे 20 गज दूर खुले मैदान से होकर जाना था। जैसे जिम कॉर्बेट ने उस बाघ पर निशाना साधा और घोड़ा दबाया, फोर्स गार्ड जो इस भ्रम में था कि जिम कॉर्बेट गलत दिशा में देख रहे हैं, उसने जिम कॉर्बेट के हाथ को पकड़कर खींच लिया और जोर से झटका मारा। गोली जिसे बाघ पर लगना था वह उससे कुछ फुट दूर पेड़ पर जा लगी। अब तीसरे दिन का तीसरा मौका उस फोर्स गार्ड की नासमझी की वजह से हाथ से निकल गया। फोर्स गार्ड को अपनी गलती का एहसास कुछ देर बाद हुआ। देवीदुरा पहुंचकर जिम कॉर्बेट ने उस निराश फोर्स गार्ड को खुश करने के लिए पूछा, क्या वो कोई ऐसी जगह बता सकता है जहां पर वह एक माउंटेन गोट को मार सके। एक कप चाय पीने के बाद वो दोनों साथ में और 2 आदमियों को लेकर निकल पड़े ताकि वापस आते समय गोट को उठाकर लाने में मदद मिल सके। आधा मील चलने के बाद उन्हें लगभग 100 गज की दूरी पर एक माउंटेन गोट दिखाई दिया। माउंटेन गोट की आदत ऐसी होती है कि वो चट्टान पर खड़े रह सकते हैं। उस गोट के गले पर एक सफेद निशान बना हुआ था। उस सफेद निशान पर जिम कॉर्बेट ने अपनी नई राइफल की गोली धांस दी और वह गोट अपनी जगह पर ही गिर पड़ा। काफी दिनों बाद जिम कॉर्बेट ने अपने आदमियों के लिए मांस का इंतजाम किया था। अगली सुबह फिर जिम कॉर्बेट ने उस जगह का दौरा किया जहां बाघ ने गाय को छिपाया था। उनका संदेह सही साबित हुआ। बाघ शिकार पर नहीं लौटा था, लेकिन तीनों भालुओं ने उसको खत्म कर दिया था। केवल हड्डियां बची थी। दोपहर में जिम कॉर्बेट ने फिर से एक गाय के मारे जाने की खबर सुनी। इस बार बाघ ने 5 मील दूर गाय को अपना शिकार बनाया था। वहां पहुंचकर काफी खोजबीन के बाद उन्हें वो जगह मिल गई जहां पर मवेशियों के पैरों के निशान के साथ साथ बाघों के पंजों के निशान भी देखने को मिले। पिछले दिन बाघ ने गाय को उसी जगह पर छिपा दिया था, लेकिन आज वह उसे उतनी दूर तक ले गया था जहां वह आराम से बैठकर छुपके से खा सके। लेकिन ऐसा करते हुए जब वह गाय को घसीट रहा था तब उस गाय की टंगड़ी 2 पेड़ों के बीच फंस गई थी। इसीलिए बाघ ने उस गाय की टंगड़ी को वहीं तोड़ दिया और बाकी हिस्सा घसीटकर आगे ले गया। जिम कॉर्बेट उन्हें ड्रैगिंग मास्क का पीछा करते हुए उस बाघ को ढूंढने लगे और वहां पहुंच गए जहां गाय को छिपाया गया था। अप्रैल का महीना होने के कारण जिम कॉर्बेट का गला प्यास से सूखा जा रहा था। बाघ भी इतनी मेहनत के बाद जरूर आसपास पानी की तलाश में गया होगा। यही सोचकर जिम कॉर्बेट भी पानी की तलाश में आगे बढ़ने लगे। एक बड़ी सी चट्टान पार करने के बाद उन्होंने देखा कि लगभग 20 गज की दूरी पर बाघ मुलायम रेतीली जमीन पर लेटा हुआ है। उसकी पूंछ और पिछले टांगों के हिस्से को देखा जा सकता था, जिस पर गोली चला के बाघ सिर्फ घायल ही होता। आगे सूखे हुए पत्तों और टहनियों पर बिना आवाज के बढ़ना असंभव था। इसीलिए अब भी एक ही उपाय बचा था और वह था इंतजार करना। बाघ जब नीचे से जाएगा तो जरूर वापस शिकार पर लौट कर आएगा और जिम कॉर्बेट को एक मौका देगा। बड़ी मेहनत और भरपेट पानी पीने के बाद बाघ बड़ी गहरी नींद में लेटा हुआ था। आधे घंटे बाद बाघ ने करवट बदल दी और खड़ा होकर विपरीत दिशा में गायब हो गया। लेकिन उसको तो इस दिशा में आना था, विपरीत दिशा में क्यों गया? इसका जवाब जिम कॉर्बेट के पास नहीं था। खैर, अभी शाम ढलने में काफी वक्त बचा हुआ था। वह जरूर अपने शिकार पर लौटेगा। यही सोचकर जिम कॉर्बेट ने पास ही एक पेड़ पर बैठने का निर्णय बना लिया। शाम होने से पहले जिम कॉर्बेट पेड़ पर बैठ गए। कुछ देर में नीचे की तरफ से एक
सांभर बोला, इसका मतलब था बाघ चल पड़ा है। रात का अंधेरा छाने तक बाघ शिकार पर नहीं आया। ऐसे में पूर्व की तरफ से तारों की रोशनी आ रही थी। यही समय था जब बाघ वहां पहुंच गया था। हालांकि जिम कॉर्बेट को वह दिखा नहीं था, लेकिन वो श्योर थे कि वह आसपास ही कहीं है। हालांकि आंखों पर जोर डालकर उन्होंने अपने आसपास के इलाके को स्कैन किया, लेकिन बाघ कहीं नहीं दिखा। फिर उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि बाघ वही है? आमतौर पर बाघ जंगल में चलते हैं तो वो हर पेड़ के ऊपर देखकर नहीं चलते हैं कि उस पेड़ पर कौन बैठा है। जिम कॉर्बेट अपनी गर्दन घुमाकर अपने पीछे की तरफ नजर मारते हैं तो वह देखते हैं बाघ अपने पिछले पैरों पर बैठकर जिम कॉर्बेट को ही देख रहा है। बाघ तब तक जिम कॉर्बेट को उसी तरह देखता रहा जब तक कि जिम कॉर्बेट बिना हिले डुले उस पर बैठे रहे। जिम कॉर्बेट ने निश्चय किया कि वह अब नैनीताल वापस लौट जाएंगे। जिम कॉर्बेट यहाँ पन्नार के आदमखोर को मारने के लिए आए थे, न कि टेंपल टाइगर को। ऐसा लग रहा था जैसे बाघ भी जिम कॉर्बेट के साथ खेल खेल रहा है। जिम कॉर्बेट यही सब सोच के सो नहीं जा रहे थे कि उनको फिर से एक गाय के मारने की खबर मिली। अगली सुबह 5वें दिन फिर से शिकार के पास एक पेड़ पर जिम कॉर्बेट बैठ गए। अंधेरा होने ही वाला था। पेड़ पर बैठने से पहले जिम कॉर्बेट ने पेड़ के चारों तरफ कांटेली झाड़ियों की मजबूत लेयर बना दी। अंधेरा होने से पहले ही बाघ अपने शिकार पर पहुंच गया। उसने गाय के पिछले भाग को खाना शुरू कर दिया। उसने गाय के पिछले हिस्से को खाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने अपने आंखें जिम कॉर्बेट से हटाया नहीं। जिम कॉर्बेट को बस अपने गोद से उठाकर राइफल को कंधे तक ले जाना था, लेकिन बाघ नजर हटाए तब तो यह मुमकिन हो। अभी जिम कॉर्बेट ने राइफल को 6 इंच उठाया था कि बाघ पीछे की तरफ गायब हो गया। जिम कॉर्बेट का ध्यान उसी तरफ था जिस तरफ बाघ गायब हुआ था, लेकिन बाघ तो झाड़ियों का गोल चक्कर लगाकर पीछे से जिम कॉर्बेट के पेड़ के नीचे जा पहुंचा और पेड़ पर बांधी गई झाड़ियों को नोचने लगा। पेड़ के तने इस तरह अरेंज थे कि जिम कॉर्बेट बाघ को देख नहीं पा रहे थे। पिछले 5 दिनों में जिम कॉर्बेट को यह 8वीं बार था जब यह बाघ दिखा था, और 8 के 8 बार वह बाघ को मारने में असफल रहे। 4 मौकों पर जिम कॉर्बेट ने उस पर गोली भी चलाई थी, लेकिन यह बाघ तो जैसे पेड़ पर बैठे जिम कॉर्बेट का मजाक उड़ा रहा था। बाघ अब जंगल में चला गया। अगली सुबह जिम कॉर्बेट भी वापस नैनीताल लौट आए। आगे भी उस बाघ को कोई शिकार मार नहीं पाया। अपने जीवन को पूरी तरह जीने के बाद वो बाघ कहीं गायब हो गया। जिम कॉर्बेट ने इस बाघ को दैवी बाघ या टेंपल टाइगर क्यों कहा, इसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण यह है कि वह यहाँ पन्नार के आदमखोर को मारने के लिए आए थे, लेकिन उसके यहाँ पहुंचते ही जैसे ही पुजारी ने उनको चैलेंज दिया कि वह बाघ का शिकार करे, उसी दिन से बाघ ने गाय को मारना शुरू कर दिया। 5 दिन में उसने लगातार 5 गायों की हत्या की। 5वें दिन में जिम कॉर्बेट को 8 बार वो देखा, जिसमें से 4 बार उन्होंने उस पर गोली भी चलाई, लेकिन बाघ मारा नहीं। इतने सारे कोशिशों के बाद जिम कॉर्बेट आखिरकार हार मान गए, और इसीलिए जिम कॉर्बेट ने इस टाइगर को टेंपल टाइगर का नाम दिया। और दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट में मुझे ये बताइए कि अगली वीडियो आप किस मैटर पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।